अच्छा मैम एक सवाल लेते हैं। जैसे आजकल तो सरकार ने व्यवस्थाएँ की हैं कि हर वर्ग का इंसान पढ़ाई शिक्षा ले सके। लेकिन ये लगता है कभी-कभी फ़ील आता है कि जब आप पढ़ते थे या जो दौर था वो और आज का जो दौर है, लगता है कि आज शिक्षा जो है व्यापार के तौर पर लोग उसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और कहीं न कहीं लोगों को आगे बढ़ाना या शिक्षक का काम होता था, एक समाज सेवी की तरह शिक्षक काम करने निकल पड़ता था कि कम मिलेगा लेकिन फिर भी धीरे-धीरे उसका कोई हिस्सा नहीं है। कोई हिस्सा नहीं है उसके नाम का। देखिए, आज के दौर क्योंकि में हम लोग क्या तो प्रिंसिपल पहले से भी बड़ा डरते थे। हाँ, ये भी था। हम लोग का टाइम ऐसा था कि हम लोग अपने प्रिंसिपल से टीचर बहुत गलत डरते और बच्चा सही हो। इस सूरत में आप क्या करती हो या क्या करोगी? किसका साथ दोगी? थे। देखिए, पहली बात, दोनों के जब वर्ड्स पिताजी तो को आप सुनेंगे। देखती थी, तो क्या लगता था कि मतलब आपके पिताजी एक टीचर के रूप में पैदा ही हुए हैं या वो बने हैं? बिल्कुल सही है। मेरे पिताजी, मुझे तो लगता था कि जैसे हैं वो वैसे ही। मैं सभी को एक यही मैसेज देना चाहूँगी, आज समाज में इतनी ज़्यादा घुटन हो रही है लोगों को एक दूसरे से, तो मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि सबके साथ वो व्यवहार मत करिए जो आपको अपने साथ पसंद नहीं। नमस्कार, मैं विक्रम और फिर अपने पॉडकास्ट के एक दिलचस्प एपिसोड में आज अपने एक खास मेहमान से आपको रूबरू कराएंगे। कहा जाता है शिक्षा बेहद ज़रूरी चीज़ है। यानी यूँ कहे आज के आधुनिक दौर में अगर आदमी शिक्षित नहीं तो शायद वो कोई भी काम नहीं कर सकता है। शिक्षा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था कि शेरनी का वह दूध है जिसे जो पीता है वो दहाड़ता है। आज ऐसी ही एक मेहमान, एक शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जिनसे आप सभी को रूबरू कराएंगे और उनके जीवन के बारे में जानेंगे, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। आज हमारे साथ बातचीत के लिए खास मेहमान है लखवीर चावला जी, जो राजकुमार स्कूल की प्रिंसिपल हैं और लगातार शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी लेती हैं। आइए अपने खास मेहमान से आप सभी को रूबरू कराते हैं और उनका स्वागत करते हैं अपने इस पॉडकास्ट में। लखबीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू विक्रम जी, थैंक यू सो मच। क्या कुछ कहना चाहेंगी? पहले दो शब्द अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में, कैसे शिक्षक बनने की जो यात्रा है मैम वो शुरू हुई? कहते हैं पूत के पाँव पालने में दिखाई देते हैं, तो शायद मेरे माता पिता को वो पहले से ही आभास हो गया था। जी। तो वो मुझे बार बार प्रेरित करते थे और उनकी स्वयं की जीवन गाथा मेरे लिए प्रेरणा रही है। जी। मेरे माता पिता मेरे लिए सबसे बड़े मेरे गुरु रहे हैं। पिताजी मेरे टीचर भी थे, प्रोफेसर भी थे जी। एंड बाय प्रोफेशन वो सिविल इंजीनियर थे जी। और महमूदाबाद पॉलिटेक्निक के फर्स्ट प्रिंसिपल थे, फिर डायरेक्टर हुए अपने अच्छा, गौरी फर्स्ट कॉलेज में। फर्स्ट जी, प्रिंसिपल थे। फर्स्ट प्रिंसिपल थे महमूदाबाद पॉलिटेक्निक के और सब उनको बहुत ही इज्जत से बिरदी साहब कहा करते थे और अभी वो जीवन में नहीं है हमारी, लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर पूरा बना हुआ है और उन्हीं के कहे अनुसार मैं चल रही हूँ। क्योंकि जब मैंने टीचिंग जॉब शुरू किया था तो वो एज नॉर्मल था कि हाँ मैं टीचर हूँ, ठीक है। जी। बट जब मैं पहली बार प्रिंसिपल बनी महर्षि विद्या मंदिर में, तो मैं अपने पापा का आशीर्वाद लेने गई थी। इलाहाबाद मेरा नेटिव प्लेस है। जी। तो वहाँ मेरे पिताजी मेरा पहले से इंतज़ार कर रहे थे, जो मैंने कभी नहीं पाया। वो दरवाजे पे ही नहीं बल्कि कॉलोनी के गेट पे आके मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि मैं आ रही हूँ। उनको वो दिन मैं आज तक नहीं भूली हूँ, जब उन्होंने मुझे प्यार से गले लगाया और कहा कि बेटा, बाकी बच्चों ने मेरा अदर प्रोफेशन एज ए सिविल इंजीनियर चुना, लेकिन तुमने मेरा टीचिंग जॉब का प्रोफेशन अपने में उतारा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज तुम प्रिंसिपल हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, न्याय संगत रहना और न्याय के लिए ज़रूरी है किसी से भी किसी भी प्रकार का प्रलोभन और किसी की अपेक्षा ना रखना। और उनकी यही बात हमेशा मुझे याद रहती है कि मेरे हाथ से कभी भी अन्याय ना हो और मैं पूरा न्यायोचित अपने जॉब में, अपने टीचिंग में, अपने बच्चों के साथ दे सकूं। मैम कहा जाता है जब हम लोग कॉलेज में थे, स्कूल में थे, तो टीचर से बड़ा डर लगता था और ये भी प्रयास होता था कि टीचर हमारे कैसे हैं, क्या करते हैं, कौन है, उनके बारे में जानने की बड़ी दिलचस्पी होती थी। तो आज शायद आपके भी जो स्टूडेंट्स हैं जो आज पढ़ रहे हैं या पढ़ के कुछ ना कुछ बन चुके हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि लखबीर जी आखिर कहाँ से उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली, कहाँ से पढ़ाई की और कैसे मतलब पहला जो कदम आया वो कौन सा था मैम?
देखिए, मेरी पढ़ाई इलाहाबाद में हुई है जी। पूरी, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन पास किया, और मेरी वानामेकर से मेरी स्कूलिंग हुई है। जी। और वहाँ पे मेरी जो आदर्श टीचर थीं, वो थी मिसेस वेंडावर्ट मैम, जो मेरी इकोनॉमिक्स की टीचर थीं। जी। और इवन मेरी मैसी मैम, जो हमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ाया करती थी। तो वो समय उनके देखते हुए, अपने टीचर्स को, उनको अपना एक आदर्श मानते हुए मैं आगे बढ़ी। और फिर मेरे जीवन काल में एक समय आया 1994 में, जब मुझे लगा कि मुझे थोड़ा-सा टीचिंग में आना चाहिए, क्योंकि वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, बच्चों के साथ खेलना, बात करना, उनको सिखाना। जी। तो मैंने पहला अपना जॉब शुरू किया बचपन प्ले वे स्कूल से 1994 में, और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। और उसके बाद जब मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र यहाँ लखनऊ में हुआ, और फिर मैंने यहाँ पे सेंट्रल एकेडमी में जॉब किया, मैंने ग्रीनलैंड स्कूल में जॉब किया, और उसके बाद मुझे महर्षि विद्या मंदिर में एज़ अ प्रिंसिपल जॉब ऑफ़र हुआ 2009 में। और ये प्रिंसिपलशिप की जर्नी शुरू हो गई। लेकिन मैं तब भी कहूँगी, मैं तब भी ज्ञान अर्जित करती थी, आज भी कर रही हूँ, क्योंकि छोटे से छोटा बच्चा हमें बहुत अच्छी चीज़ सिखा जाता है। और अगर हम अपने मन में और अपने बच्चों को, जो हमारे स्टूडेंट हैं, उनको हम अपने बच्चे की तरह पाल लें और समझ लें, तो हम उनको ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी दे सकते हैं। और कहा भी जाता है कि ईश्वर के बाद टीचर और गुरु ही ऐसा इंसान है जो बच्चे को बहुत अच्छी तरह मोटिवेट भी करता है और बनाता है। बिल्कुल मैम। अच्छा मैम, अगर आज का एजुकेशनल सिस्टम देखा जाए, जैसे मैंने देखा है कि बच्चे आजकल, मतलब जैसे हम लोग याद करते थे, याद होता था, लेकिन आजकल बच्चों को रटने की मशीन की तरह मतलब काम कराया जाता है या पढ़ाया जाता है। तो आप क्या इस बात से सहमत हैं कि आज जो एजुकेशनल सिस्टम है, उसमें बच्चे रट्टा मार रहे हैं सिर्फ? नहीं, हुँ। ऐसा नहीं है। जी। आज के बच्चे रट्टा नहीं मारते। हुँ। ये मैं आपको एक अपने अनुभव से बता रही हूँ। हुँ। आज की जो जनरेशन है, उसको हर चीज़ में लॉजिक चाहिए, हुँ। एक रीज़निंग चाहिए। ये है तो क्यों है, और ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों है? जी। तो ये जो क्वेश्चन्स उनके हैं, ये उनको रटने की प्रक्रिया के बाद नहीं आते हैं। वो उस चीज़ को समझते हैं, और जब समझते हैं, अनुभव करते हैं, तब वो उस चीज़ को याद करते हैं और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमारा जो शिक्षा तंत्र है, वो दिनों दिन चेंजेस उसमें आ रहे हैं, चाहे वो एनसीईआरटी की बुक हो, चाहे वो सीबीएसई से रिलेटेड बोर्ड की क्लास हो, चाहे यूपी बोर्ड में हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड में, जी। सभी में शिक्षेतर जो चेंजेस हैं, वो लाए जा रहे हैं। वो भी इसीलिए क्योंकि हमारी न्यू जनरेशन वो इस तरह की तैयार करें कि वो हम अपना नेशन, एक अपना देश, उसको नेशन बिल्डिंग में यूज़ कर पाएँ। अच्छा मैम, ये लगता है जैसे हाँ, जब आपका समय था, जब आप कॉलेज टाइम में थी या स्कूल टाइम में थी, तो ऐसा प्रेशर होता था कि इतने प्रतिशत मार्क्स लाने ही लाने हैं, वरना फिर आप मतलब किसी काम के नहीं। जैसे देखिए, आज मैंने देखा है कि हाँ, हाँ। स्कूल, कॉलेजेस मार्क्स की एक फैक्ट्री के तौर पर काम कर, या इसी तरह से बन गया है कि बच्चों पर इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर है कि इनको 94%, 99% ही लाना है, वरना उनको लगता है वो पास नहीं है। देखिए, पहले समय में हम लोगों के टाइम में क्या होता था, प्रेशर इस चीज़ का नहीं था, लेकिन कोई कहता नहीं था, ना टीचर्स कहते थे, ना पेरेंट्स कहते थे। बस हम लोगों की अपनी, क्योंकि हम लोग अपने पेरेंट्स से प्रेरित थे, अपने टीचर से प्रेरित थे, तो हम लोग के अंदर अपना अनुभव और अपनी जिज्ञासा रहती थी कि कहीं भी हो, मुझे अपना बेस्ट देना है, और चाहे जितना भी हो। उस ज़माने में फर्स्ट क्लास आ जाना, यानी 60 मार्क्स, परसेंटेज मार्क्स ले आना बहुत बड़ी बात होती थी। 74 परसेंटेज मार्क्स ले आइए तो पता नहीं आपने क्या चीज़ पाली है। और आज के टाइम में एक्चुअली बच्चों का इतना ज़्यादा ज्ञानवर्धन हो चुका है कि उनके लिए मार्क्स वैल्यू नहीं रखते। बच्चा थोड़ा-सा पढ़ता है, उसको ज़्यादा ध्यान से समझता है, तो जब अपने आप को प्रदर्शित करता है परीक्षा में, तो उसके बाद जो उसके मार्क्स आते हैं, क्योंकि मार्क्स का सिस्टम भी चेंज हुआ है, जी, बिल्कुल। परसेंटाइल का सिस्टम में चेंज हुआ है। पहले होता था कि आप प्रथम श्रेणी पास हुए हैं, द्वितीय श्रेणी पास हुए हैं। अब के टाइम में परसेंटाइल को लेके आ गए, लेकिन उसको भी चेंज किया जा रहा है, ग्रेडिंग लाई जा रही है, बहुत बार चेंज किया जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है जब बच्चा उस चीज़ को फ़ील नहीं करता, क्योंकि हम लोग के पास तो ऐसे संसाधन नहीं थे कि हमारा माइंड डाइवर्ट हो पढ़ाई के अलावा। बिल्कुल। लेकिन आज के टाइम में बच्चों के पास एन नंबर ऑफ थिंग्स है जिसको बच्चा चाहता है कि मैं अभी करूं। मोबाइल है तो मैं अभी उसमें सब कुछ करूं, मेरे पास जितने भी सोशल मीडिया मैं यूज़ करूं, टीवी है तो मैं टीवी में सभी कुछ देखूं।
मतलब ये कि इतना माइंड डाइवर्जन चीज़ है, उसमें बच्चों को एक साथ एक दिशा में बनाए रखने में पेरेंट्स को और टीचर्स को थोड़ी दिक्कत आती अच्छा है। मैम, जैसे स्कूल कॉलेज जहाँ पर भी आप शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, क्या उस जगहों पर मोबाइल फ़ोन या इस तरह की डिवाइसेस आपको बैन किया गया है? आप लोगों ने बैन किया है कि बच्चे इसको नहीं ला सकते या नहीं इस्तेमाल कर सकते? देखिए, विद्यालय के अंदर तो वैसे भी बच्चा पढ़ने आ रहा है तो मोबाइल की कोई ज़रूरत है नहीं। बिल्कुल। जब कोरोना टाइम था, तब उस समय जब हर बच्चा अपने घर में था, उनको पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए, शिक्षा से वंचित ना हो पाएँ, इसके लिए मोबाइल के थ्रू क्लासेस ली गईं, ऑनलाइन क्लास ली गई। जी। लेकिन अब जब हम पूरे बेस्ट नॉर्मल में वापस आ चुके हैं, तो मोबाइल की तो वैसे भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप शिक्षा लेने आ रहे हैं विद्यालय में, तो टीचर जो आपको पढ़ा रहा है, आपको वही पढ़ना है। जी। आप उस समय अगर मोबाइल लेके बैठेंगे, कोई स्कूल मना कर देगा कि नहीं आपको मोबाइल नहीं लाना है, या आपको कह दे कि आप मोबाइल ले आइए, तो दोनों ही सूरतों में थोड़ा-थोड़ा दिक्कतें तो बढ़ेंगी ना। बिल्कुल मैम। बच्चा कहाँ से पढ़ पाएगा? बिल्कुल। अच्छा मैम, कभी ऐसा टाइम रहा आपके शिक्षा के दौरान कि कोई टीचर ऐसा रहा हो जिससे आप बड़ा डरते हो और पिटाई बहुत करता हो? क्योंकि आज तो मुझे लगता है टीचर भई डरने लगे हैं बच्चों की पिटाई करने से। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम लोग के टाइम में क्या, आप सभी जो हमारे माता-पिता का भी समय ऐसा रहा है जी। कि हम लोग डरते थे कि घर स्कूल में से कोई भी शिकायत घर ना पहुँच जाए। क्योंकि पेरेंट्स का ये कहना होता था, आपके गुरु ने जो कहा है, आपके टीचर ने जो कहा है, अगर उसने शिकायत भी की है तो वो सच है। वो हमारी बात नहीं सुनते थे। और हम लोग भी कहने की हिम्मत नहीं रखते थे, क्योंकि हमें पता था शरारत हर बच्चा करता है। बिल्कुल मैम। ठीक है? और उसको हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छी तरह जानते थे, तो जो आज हम हैं, वो हम उस बंदिशों के साथ और उनके द्वारा दी गई शिक्षा के कारण ही हैं। अब आज के टाइम में क्या है, लॉज़ चेंज हो गए, भई बच्चों को प्रेशर मत दीजिए। और मैं समझती हूँ, आप भी सिर्फ़ छोटा-सा एक एग्ज़ाम्पल दूँगी, अगर आपको आलू उबालने हैं, तो आप कुकर में डालेंगे, उसमें जब सीटी तक प्रेशर लगाएँगे। नहीं देंगे, हुँ। आलू उबलेगा कैसे? बिल्कुल। तो प्रेशर में जो एक्सप्रेशन दे पाएगा बच्चा, जो अपने को बेस्ट दे पाएगा, वो अपनी ज़िंदगी की किसी भी कठिनाई आने से, परिस्थिति से संभल जाएगा। लेकिन जब हम उसको उस कठिनाई में डाल ही नहीं रहे, हम उसको बस चाह रहे हैं कि एक नाव में बैठे और हम तैरा के उसको नाव से ही हटा दें, बच्चे के ऊपर पानी का छींटा ना पड़े, बच्चे को कोई थपेड़े ना लगे, तो क्या करेंगे हमारे बच्चे आगे जाके? क्योंकि एक कॉलेज लाइफ के बाद जब जी। उनकी अपनी जीवन की चुनौती शुरू होगी, तो किसी न किसी चुनौती में वो अपने आप को बेसहारा महसूस करेंगे, क्योंकि उन्होंने कभी वो सिचुएशन फेस देखिए। करी नहीं, देखी नहीं, सँभाली नहीं, कैसे करेंगे? अच्छा मैम, जैसे आपका पैशन था टीचर बनना, आपके पिताजी कहीं न कहीं प्रेरणा रहे। लेकिन आज क्या लगता है, आज के जो शिक्षक हैं, शिक्षिकाएँ हैं, क्या लगता है उन्हें आज उस तरह का पैशन देखने को मिलता है या सिर्फ़ वो मतलब एक जॉब की तरफ से करने निकले हैं? देखिए, इतनी ज़्यादा बंदिशों में आप अगर किसी भी व्यक्ति को रखें और ज़्यादा बंदिशें होने के बावजूद अगर आप चाहें कि नहीं तुम बेस्ट रिज़ल्ट दो, तुम्हें बच्चे को कहीं न कहीं डाँटना नहीं है, कहीं भी उसको बिल्कुल कुछ कहना नहीं है, वहाँ थोड़ी-सी दिक्कत होती है। क्या माँ-बाप अपने घर में बच्चे को डाँटते नहीं? वो अपने बच्चे को डाँट रहे हैं, ठीक है? लेकिन टीचर तो इतने सब बच्चों को अपने बच्चे की तरह पालता है, सँभालता है, सिखाता है, तो क्या उसको कोई भी हक नहीं कि अपने बच्चा उसको जान रहे हैं टीचर्स कि वो बच्चा गलत कर रहा है, ये सही कर सकता है। प्यार से समझाया, लेकिन ऐसा नहीं कि सब टीचर डाँटने लग जाते हैं, मारने लग जाते हैं। प्यार से समझाते हैं, उसका दूसरा तरीका निकालते हैं। जैसे मान लीजिए एक राइटिंग गंदी लिख रहा है बच्चा, नहीं लिख पा रहा है, तो उसको बार-बार उसको एक ही चीज़ लिखने को कहा जाता है, आप 10 बार लिखो, 20 बार लिखो। तो ये बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं है, ये बच्चे का सुधार करने का तरीका है। तो अगर आप बच्चों से और आज के टीचर से उम्मीद करोगे कि टीचर जो आ रहा है वो बच्चे को डाँट रहा है, उसमें पेशेंस नहीं है, तो मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगी कि आज के समाज में हमारा टीचर भी उसी समाज का हिस्सा है। अच्छा मैम, कई बार जब पेरेंट्स मीटिंग लेते होंगे आप लोग, तो पेरेंट्स आते होंगे, तो ये भी लगता है कभी-कभी क्या कि उनको समझाने के बजाय आजकल के जो पेरेंट्स हैं, वो अपने सपने जो हैं, उन बच्चों पर थोपते नज़र आते हैं? कुछ, हुँ। सारे नहीं, कुछ जब कितने पेरेंट्स। परसेंट मतलब लगते हैं इस तरह? मुझे लगता है कि 2 या 3% हैं पेरेंट्स जो अपने सपने बच्चों के ऊपर थोपते नहीं हैं, वो हुँ। उम्मीद करते हैं, वो चाहते हैं कि उन जो
आज उनको नहीं मिला है वो उनके बच्चे को मिल पाए। बिल्कुल मैम। ये थोपना नहीं है। बिल्कुल। क्या पेरेंट्स बच्चों को समझाने के बजाय, जैसे आज हमने मैम ये देखा है कि सीबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड है। अच्छा, आप किसको प्रेफ़र करते हो कि बच्चे किस में ज़्यादा पढ़ाई करें? सीबीएसई सर में या देखिए, यूपी कोई बोर्ड भी में? बोर्ड बुरा नहीं है, सब बोर्ड अच्छे हैं, हुँ, सब टीचर्स अच्छे हैं, सब विद्यालय अच्छे हैं। बिल्कुल। अच्छा मैम, सीबीएसई बोर्ड में अगर खामियों की बात करें, कोई ऐसी खामियाँ नज़र दिखती है जिसे हम देखकर भी नज़रअंदाज करते हैं और उसमें कहीं न कहीं सुधार होने की ज़रूरत है? देखिए, सुधार सीबीएसई अपने आप में लगातार, सिर्फ सीबीएसई नहीं, मैं कहूँगी शिक्षा व्यवस्था अपने आप में लगातार सुधार कर रही है, हुँ, क्योंकि गुंजाइश सुधार की हमेशा सब में है, मुझ में भी है, आप में भी है, हर चीज़ में है। तो वो बनाई शिक्षा हमारी प्रणाली, वो हमने बनाई है ना, तो उसमें कहीं न कहीं कुछ ऐसी गलतियाँ रह गई हों या ऐसा सुधार चाहिए कि हमें और बेटर उससे रिज़ल्ट मिले, जी। परिणाम अच्छे आएँ, तो सुधार की तो गुंजाइश हमेशा रखी जाती है और होती है। आज का सोचना हमारा अलग है, आज हम पॉलिसी बना रहे हैं, कल हमारे से आने वाले जो भविष्य निर्माता हैं, वो उस पॉलिसी को देखेंगे, कहेंगे नहीं इनकी पॉलिसी अलग है, ये पॉलिसी अभी ऐसी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शिक्षा व्यवस्था के साथ-साथ समाज की व्यवस्था में भी चेंज हो रहा है। लोगों की सोच में बदलाव हो रहा है, जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हैं, उनके रहन-सहन, उनके सोचने, उनके बोलने और व्यक्त करने के तरीकों में चेंज आ रहा है। तो ये चेंज होना तो स्वाभाविक है। अच्छा मैम, क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई स्टूडेंट ऐसा मिला या कोई बच्चा ऐसा मिला जिसकी कहानी आपने सुनी, जिसकी आप बीती सुनी या जिसके परिवार की दशा आपने सुनी कि किस दिशा और दशा में वो पढ़ाई करने निकला है? तो ऐसी कोई कहानी जो याद हो, जिसे सुनकर आपको भी कहीं न कहीं फ़ील आया हो या अंदर से आप झकझोर गई हो कि ये बच्चा पढ़ कैसे रहा है? ऐसी कोई कहानी या देखिए, ऐसा कोई वाक़या? हम लोगों के जीवन में बहुत से ऐसे बच्चे हम लोग से जुड़ते हैं, जी, जिनकी कहानियाँ हमें पता भी होती हैं और उनके बारे में, उनके जीवन के सारे उतार-चढ़ाव हमें पता होते हैं। हमारा काम होता है उनको सपोर्ट करना और उनको बेहतर इंसान बनाना। अब आपने एक एग्ज़ाम्पल पूछा, मैं बच्चे का नाम नहीं लूँगी, बिल्कुल, इवन विद्यालय बिल्कुल, का भी नहीं। बिल्कुल। मैं बस एक बताऊँगी कि एक बच्चा था मेरे पास, वो बच्चा एक घर में गार्ड की नौकरी करता था। गाँव से आया था, उसके गाँव में 3-4 उसके भाई-बहन थे। जी, वो गार्ड की नौकरी भी करता था, सुबह स्कूल भी पढ़ता था और शाम को जाकर के अपना खाना बनाना सब करना करता था। और ये मुझे पता कैसे चला, एक दिन मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटा तुम्हारी यूनिफ़ॉर्म साफ़ नहीं है, जी, क्या इसको धोते नहीं हो? तब उसने कहा मैम मेरे पास एक ही यूनिफ़ॉर्म है, सिर्फ़ संडे को टाइम मिलता है, मैं तब धोता हूँ। तब उससे जब बातें सुनी मैंने, तो मुझे लगा कि ये बच्चा अभी 11th में है बच्चा, इतना छोटा है और घर में अपने परिवार को पैसा भेजने के लिए अपने ऊपर साबुन तक नहीं वो खर्च कर रहा था ड्रेस धोने के लिए, कि कहीं साबुन में पैसे खर्च ना हो जाएँ और मैं अपने घर में कम भेज पाऊँ। क्योंकि उसके पिताजी का देहांत हो चुका था, माताजी थीं और उसके जो छोटे भाई-बहन थे, वो गाँव में रह कर के ही उनको पढ़ा रहा था किसी तरीके से कि जीवन यापन हो पाए। क्योंकि जिनके यहाँ गार्ड की नौकरी करता था, वो उन्होंने उसको रखा हुआ था, उसके यहाँ खाना-पीना कहते थे, तुम हमारे यहाँ अगर है, तो तुम हमसे ले लो, लेकिन कितना? बिल्कुल। कहीं न कहीं उसको कुछ न कुछ तो अपने लिए ज़्यादा और करना, बचाना पड़ेगा घर परिवार के लिए। इस तो वो जो कहानी मुझे इतना प्रेरित की, उस बच्चे के लिए मैंने हर संभव जितनी कोशिश हो, मैंने उसके लिए किया और मुझे बहुत खुशी हुई कि जब बच्चा वो 12th का रिज़ल्ट निकला और उसमें उसके 75 परसेंटेज मार्क्स थे। वो मेरे लिए 100% से भी ज़्यादा मार्क्स थे उस बिल्कुल बच्चे मैम। के। और कहीं न कहीं वो सफलता, उसकी मेहनत रंग लाई। बिल्कुल, वो बच्चे की बहुत गहरी मेहनत थी, बहुत उसके अंदर प्रभु आज भी उसको ताकत दे कि वो बच्चा जहाँ भी हो, खुशी से हो और अपने परिवार को सुरक्षित रख रहा हो। बिल्कुल, ये बात एक गुरु ही सोच सकता है आज के आधुनिक दौर में। मैम, क्या कहा जाता है कि स्कूल, कॉलेज, विद्यालय इन सभी में नियमावली बनाई जाती है, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, प्रिंसिपल के लिए। तो ऐसे ही नियम आपने भी बनाए होंगे। तो बिल्कुल, कभी ऐसा भी हुआ कि कोई एक ऐसा स्टूडेंट रहा हो जिसके लिए कुछ नियम तोड़ने पड़े और आपने तोड़े? बिल्कुल। देखिए, कोई भी नियम बनते हैं, हुँ, वो विद्यालय के परिवार को ध्यान में रखते हुए और बच्चों के पॉज़िटिव थिंक को, जो बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा है, उस चीज़ को ध्यान में रखते बनते हैं। लेकिन अगर कोई एक नियम किसी बच्चे के लिए
सही नहीं हो रहा है, हम वो नियम बदल भी सकते हैं, ये हमें पूरी छूट होती है। और मैं समझती हूँ मानवता के नाते सही और एक शिक्षक होने के नाते हमें अपने बच्चे का अगर अच्छा करना है तो अगर नियम तोड़ना पड़ रहा है तो उसमें बुराई नहीं है। बिल्कुल मैम। अच्छा मैम, परिवार में कौन-कौन है? मेरे परिवार में मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे दामाद और मेरी छोटी-सी मेरी ग्रैंडडॉटर है। अच्छा, मैम कभी ऐसा हुआ कि स्कूल में पढ़ा रही हों या कॉलेज में जब भी आप रही हों, तो क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी स्टूडेंट या किसी बच्चे ने आपको फ़ील कराया हो कि आपके बेटे जैसा है, माँ जैसा फ़ील हुआ आपको उससे बात करके उसको पढ़ाते समय? बिल्कुल ऐसे बहुत से बच्चे रहे और कुछ ना कुछ समय ऐसा हुआ, उन बच्चों ने आज तक मुझसे कनेक्टेड हैं। और कभी भी मुझसे कोई पूछता है कि मैम आपके कितने बच्चे हैं? तो मैं कहती हूँ बेटा अगर गिनती गिनो तो आज की डेट में मेरे पास 4559 बच्चे हैं, जो मेरे स्कूल में एक्सपीरियंस के दौरान मुझसे जुड़े। और ये सारे बच्चे मुझे आज तक फ़ोन पे मुझसे विश भी करते हैं, बात भी करते हैं। और माँ जैसा फ़ील आता है कि ये सारे बच्चे मेरे अपने हैं, क्योंकि बिल्कुल, तभी ये मुझे इतना मान-सम्मान देते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं मैंने उनकी उस कमी को पूरा किया, जो वो मेरे साथ रहते थे। बिल्कुल मैम। अच्छा मैम, लगता है कि आज के बच्चे ज़्यादा स्मार्ट हैं या ज़्यादा अकेले हैं? मैं समझती हूँ बच्चे अपनी स्मार्टनेस की वज़ह से अकेले हो गए हैं। ओवर क्योंकि स्मार्टनेस। यस, जी, ओवर स्मार्टनेस। बच्चे को लगता है कि मैं ये भी पा जाऊँ, मैं ये दिखा दूँ कि मेरे दोस्तों को कि मेरे पास ऐसा है, वो चीज़ है। मतलब वो बस दिखावे की ज़िंदगी में जीना चाह रहे हैं कि सब कुछ है मेरे पास कोई कमी नहीं है। लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से जो प्रेज़ेंट टाइम है, उनका वर्तमान है, उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते और यही दिखावे में उनको दिक्कतें आगे आती रहती हैं। अच्छा मैम, मोबाइल और सोशल मीडिया जो आज का आधुनिक दौर है, सबके हाथ में मोबाइल है, तो क्या लगता है बच्चों को ये बना रहा है या बिगाड़ रहा है? देखिए, अगर सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, तो अवश्य ये बिगाड़ ही रहा है और मार्गदर्शन मिल रहा है, तो वो बच्चा बन रहा है। क्योंकि दोनों ही सूरतों में हमारे पास अच्छा और बुरा दोनों फ़ेज़ हैं, चाहे वो मोबाइल में हो, चाहे सोशल मीडिया में हो। ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने चॉइस क्या किया है, क्या चूज़ कर रहे हैं हम अपने लिए, अच्छा या बुरा। बिल्कुल। अच्छा मैम, एज़ अ टीचर क्या ज़रूरी लगता है एक इंसान के लिए आपको? टॉपर बनना ज़्यादा ज़रूरी है या एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है? प्राथमिकताएँ जो प्राथमिकता छात्र है। मेरी हुँ, प्राथमिकता जो मैं बच्चों से कहती हूँ कि हुँ, बेटा अगर आप अच्छे इंसान बन गए, हुँ। आप अपने नियमों को पालन कर रहे हैं और अपने आप को ऊँचा करने के लिए अपना परिश्रम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आपको सफलता मिलेगी। एक प्रिंसिपल के तौर पर जो माहौल स्कूल में मैम आप बनाती हैं बच्चों के बीच में, वो ज़्यादा डर का होता है या प्यार से उसे संचालित करती हैं? देखिए, आज के क्योंकि दौर हम में लोग क्या तो प्रिंसिपल पहले से भी बड़ा डरते थे। हाँ, ये भी था। हम लोग का तो टाइम ऐसा था कि हम लोग अपने प्रिंसिपल से बहुत डरते थे। लेकिन एक समय के बाद हम लोग को रियलाइज़ हुआ कि हमारे प्रिंसिपल भी एक इंसान ही हैं और उन्होंने ये रियलाइज़ कराया कि हम इंसान हैं और हम भी प्यार तुमको दे सकते हैं। और वो उनका एक डर बनाना, एक माहौल बनाना इसलिए था कि हम लोग कोई भी नियम, कायदा, कानून ना तोड़ें और उसको अपनी दिनचर्या में शामिल करें। और मेरा भी यही मानना है कि बच्चों के साथ नियमों के तौर पे सबको, क्योंकि एक ही बच्चे को नहीं देख रहे हैं हम, बहुत बच्चे हैं, हज़ारों बच्चे हैं, उनको देखना होता है, तो कुछ ऐसा नियम बनाया जाता है जो सबके लिए माना जाए और बच्चे उसको नियम को माने भी। और अगर उनको लगे कि हाँ मुझे कोई दिक्कत हो रही है तो वो खुशी-खुशी हमसे अपनी बात शेयर भी कर सकें बिना डर के। तो ये मेरा जो माहौल है थोड़ा-सा फ्रेंडली माहौल है, अपने टीचर्स के साथ, अपने बच्चों के साथ अच्छा, स्कूल में। कितने टीचर हैं जहाँ पे आप संचालित अभी कर रहे हो? जहाँ मैं संचालित कर रही हूँ मेरे पास लगभग 50 टीचर्स हैं। अच्छा मैम, अगर ऐसा हो जाए कि मतलब एक टीचर और स्टूडेंट का जैसे विवाद हो जाता है, जी, जी। तो जब ऐसा हो जाए कि टीचर गलत है और बच्चा सही हो, तो इस सूरत में आप क्या करती हो या क्या करोगी? किसका साथ दोगी? देखिए, पहली बात, दोनों के वर्ड्स को सुनेंगी, जी। कहाँ क्या गलत है, कहाँ क्या सही है। आपने कहा टीचर अगर गलत है और बच्चा सही है तो आप क्या करोगे? वाक़ई टीचर अगर गलत, बहुत सी दफ़ा होता है टीचर गलत है, जी। लेकिन मैं बच्चे के सामने उसको डिग्निटी उसकी फ़ेल नहीं होने दूँगी, नीचे नहीं जाने दूँगी। मैं बच्चे को भी ये फ़ील नहीं होने दूँगी कि बेटा तुम सही थे और मैंने तुमको गलत कहा, नहीं।
बच्चे को हैंडल करने का तरीका टैक्टफुली उसको प्यार से समझाया जाएगा। और अगर गुरुओं से, क्योंकि कभी ना कभी इंसान है, बिल्कुल। कहीं ना कहीं गलती हो सकती है, तो उस चीज़ को देखते हुए बहुत संयम से इस तरीके की सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। मेरी तरफ से तो यही होता है। अच्छा मैम, जब पिताजी को आप देखती थी तो क्या लगता था कि मतलब आपके पिताजी एक टीचर के रूप में पैदा ही हुए हैं या वो बने हैं? बिल्कुल सही है। मेरे पिताजी, मुझे तो लगता था कि जैसे हैं वो वैसे ही पैदा हुए हैं, उतने ही स्ट्रिक्ट थे। अलबत्ता वो थे नहीं, बचपन था हम लोगों का समझने का, क्योंकि हमारे पिताजी बहुत कम बोला बचपन करते में हम थे, सभी को अपने पिता बहुत वो स्ट्रिक्ट लगते लगते हाँ, हैं। हाँ। और कभी कभी वार्डन तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि बड़ा सख्त हो, ऐसे मेरे पिताजी का हम लोग को लगता था कि हाँ बहुत सख्त हैं। लेकिन वो रीज़न ये था कि वो कम बोलते थे, ज़्यादा खुल के नहीं बच्चों से बोलते थे, उनका एक रिजर्व नेचर था। आज के समय याद आती है तो लगता है कि हाँ, पापा हमारे बहुत शांत स्वभाव के थे। कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना, कभी डांटना नहीं, कुछ नहीं। आज तक कभी उन्होंने डांटा नहीं किसी भी बच्चे को। मम्मी हमारी उस तरह का माहौल बना के रखते थे कि नहीं बेटा, गलत नहीं करना, नहीं तो पापा से बात होगी। तो हम लोग को लगता था कि पापा आएंगे, डांटेंगे, गुस्सा करेंगे, कुछ होगा, लेकिन वो कभी हुआ ही नहीं। अच्छा मैम, एक सवाल लेते हैं। जैसे आजकल तो सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं कि हर वर्ग का इंसान पढ़ाई शिक्षा ले सके, लेकिन ये लगता है कभी कभी फील आता है कि जब आप पढ़ते थे या जो दौर था वो और आज का जो दौर है, लगता है कि आज शिक्षा जो है व्यापार के तौर पर लोग उसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और कहीं ना कहीं लोगों को आगे बढ़ाना या शिक्षक का काम होता था, एक समाज सेवी की तरह शिक्षक काम करने निकल पड़ता था कि कम मिलेगा लेकिन फिर भी पढ़ा लेंगे। बिल्कुल। लेकिन लगता है आज उसका व्यापारीकरण हो गया है। देखिए, व्यापारीकरण क्यों नहीं होगा? शिक्षक है, उसका परिवार है, उसको चलाना है। बिल्कुल। पेरेंट्स कहते हैं फीस बहुत ज़्यादा है, टीचर्स कहता है मेरी सैलरी बहुत कम है, लेकिन ये सब आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। परिवार होगा, स्कूल में फीस देगा, शिक्षक की सैलरी जाएगी। जी। शिक्षक अगर प्रॉपर उसको मिल रहा है, अपने बच्चों को वो सही तरीके से पाल पाएगा, तो आगे हमारा समाज बेहतर हो पाएगा। लेकिन व्यापारीकरण में इसलिए होता जा रहा है क्योंकि हमारी भारतीय सभ्यता में, हमारे घर के बजट्स में शिक्षा का कोई नाम नहीं है। बजट के लिए उसका कोई हिस्सा नहीं है। कोई हिस्सा नहीं है उसके नाम का। चाहे वो मध्यम वर्गीय या परिवार की बात करें, हमेशा ये कहा जाता है, जैसे स्कूल्स में आमतौर पर हम देखते ही हैं, पेरेंट्स कहता है घर में शादी है मैम, फीस नहीं जमा कर सकते, मैम बाहर जाना है, फीस नहीं जमा कर सकते, मैम बीमारी हो गई, फीस नहीं जमा कर सकते। मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है, क्या विद्यालय इतनी फीस लेते हैं कि किसी की शादी हो जाए? सोचने की बात है। विद्यालय में फीस नहीं जमा होती है, शादियां हो जाती हैं, घर के सारे काम हो जाते हैं, लेकिन फीस नहीं जमा होती। जब फीस नहीं जमा होती तो टीचर को क्या सैलरी नहीं दी जाएगी, उसका परिवार नहीं है। मतलब मैम सोचना ये सबको चाहिए। इस तरह से लगता है कि जैसे आपने कहा कि हर चीज़ के लिए घर में बजट बनाया जाता है, बिल्कुल, लेकिन इस चीज़ के लिए प्रॉपर बजट की तैयारी नहीं की जाती, बिल्कुल नहीं की जाती। तो अपनी जिम्मेदारी को कहीं ना कहीं अनदेखा करते हैं ज़्यादातर लोग। आज के टाइम में मैं कहूँगी कि पेरेंट्स का जो बिहेवियर है, पेरेंट्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे दूर हो रहे हैं। जी। अच्छा मैम, क्वालिटी या यूँ कहें कि एजुकेशन की जो क्वालिटी है, इसका जो पैमाना है, 100% रिजल्ट है या कुछ और है? देखिए, 100% रिजल्ट देने वाले बच्चे अपने लाइफ में कहाँ किस सोच तक आगे जाते हैं वो बात की बात है, लेकिन जो हमारे बाकी 90% बच्चा है, वो अपनी लाइफ में अगर सक्सेसफुल है और हमारी समाज का दायरा बढ़ रहा है, जैसे लोग कहते हैं जीडीपी बढ़ रही है, अच्छी है हमारे यहाँ की, और हमारा परिवार सारे सुखी हैं, तो मैं कहूँगी कि वो सारे बच्चे ज़्यादा सेटल हैं, तो हमने शिक्षा का स्तर अच्छा किया हुआ है। इसलिए मतलब ये पैमाना नहीं है, ये पैमाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैंने देखा है कि जब रिज़ल्ट आता है, तो रिज़ल्ट जब निकलता है तो उसके बाद एक बोर्ड लगता है एडमिशन ओपन का मैम, तो उसमें यही दिखाया जाता है कि हमारा जो रिज़ल्ट प्रतिशत रहा है वो इतना प्रतिशत रहा है, तो वो एजुकेशन का पैमाना नापते हैं। नहीं, देखिए, एजुकेशन का पैमाना नहीं नापते, वो आप ये कह सकते हो कि हमारे
स्कूल में भी अगर आप लोग पढ़ते हैं देखते हैं, पढ़ते हैं, तो आपके पास ये टारगेट है। मेरा तो यही एक पैमाना होता है कि मैं बच्चों के लिए बड़े से बड़ा टारगेट उनके लिए रखवाऊँ कि बेटा आपने आज ये अचीव किया है, आप अपने जूनियर के लिए इतना बड़ा रिकॉर्ड छोड़ के जाओ ताकि वो उस रिकॉर्ड तक पहुंचने की हिम्मत करें कि हाँ, कल को मेरी तस्वीर हो। ये नहीं कि हमें उसमें नापा जाए कि मेरे एडमिशन उसमें बढ़े, नहीं। ठीक है मैम। क्या स्कूलों में आज भी बच्चों की जो क्रिएटिविटी है, लगता है उसे कहीं ना कहीं दबाई जाती है या उन्हें मौका नहीं मिल पाता है? आज के दौर में तो क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है। हम लोग के टाइम में 2-4 चीज़ें हुआ करती थी। क्लास 3rd में हम लोग सुई धागे का इस्तेमाल करना सीख जाते थे क्योंकि हम लोग के लाइफ स्किल के तरीके की होती थी। हम लोगों को चाहे किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो, उसको खाना बनाना आना चाहिए, लंच लगाना आना चाहिए, अपने कपड़े प्रेस करने आने चाहिए। वो सब हमारे लिए एक पैमाना होता था और एक क्रिएटिविटी होती थी। और आज के टाइम में क्रिएटिविटी में आप सेल्फ डिफेंस समझ लीजिए, कोई प्लेयर अपना स्पोर्ट्स खेल रहा हो, बच्चा म्यूज़िक कर रहा हो, तो ये सब चीज़ें पहले भी थी लेकिन अब ज़्यादा एक्सप्लोसिव वे में है। एक्सप्लोजर बच्चों को ज़्यादा मिला हुआ है। और सोशल मीडिया पे उन्हें तमाम प्लेटफॉर्म मिल बिल्कुल, जाते हैं। जितना चीज़ सामने नज़रों की आएगी, बच्चा उसकी तरफ और एक हर इंसान उसकी तरफ खींचेगा। मैम क्या इंग्लिश मीडियम का जो क्रेज़ है, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे तो हिंदी ज़्यादा इस्तेमाल होती थी, आधुनिक दौर में और कहीं न कहीं आज आज के युग को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड है, इंग्लिश मीडियम का जो चलन है वो ज़्यादा हो गया। अब यूपी बोर्ड में बच्चे कम पढ़ना चाहते हैं, उनके गार्जियंस कम पढ़ाना चाहते हैं। तो क्या लगता है जो बच्चों की स्किल है, इंग्लिश मीडियम में जाने से क्या लगता है कि वो पीछे हो रहे हैं या स्किल उनकी पीछे हो रही है? देखिए, ये सिर्फ एक वहम है जो मेरा मानना है। जी। क्योंकि बच्चा अगर कहीं भी उसको नियम से पढ़ना है, अपने आप को बनाना है, बोर्ड कोई भी हो, कोई भी लैंग्वेज उसको कमांड होना चाहिए। चाहे वो इंग्लिश में कमांड हो, चाहे हिंदी में कमांड हो, जी। उसको अपनी भाषा पे पूरा अधिकार होना चाहिए और वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए अच्छी तरह से। अब आज के टाइम में क्या हो गया है, हम लोग जैसे बात भी कर रहे हैं, तो हम लोगों की बात ना पूरी तरह से हिंदी में हो रही है, ना पूरी तरह इंग्लिश में हो रही है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो आज के बच्चों को भी वही चीज़ है। बच्चे इंग्लिश मुझे सब्जेक्ट में भी टीचर को कहते हैं मैम समझ नहीं आया, काइंडली एक्सप्लेन इन हिंदी। मैम मुझे तो लगता है कि अगर शुद्ध हिंदी पढ़ने लगे या पढ़ाने लगे तो बच्चे नहीं समझ पाएँगे हाँ, और बोल क्योंकि नहीं पाएँगे। उनका जो शब्दकोश है वो बहुत छोटा है, जी। बहुत कम है। चाहे वो हम इंग्लिश की बात करें कि वोकैब्युलरी बच्चों की बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तो लेकिन वो कैसे आएगी? वो तो रीडिंग से आएगी ना, जब आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपको अपना अच्छा व्यक्तित्व बनाना है, जी। आपको पढ़ना भी अच्छा है, सुनना भी अच्छा है और बोलना भी अच्छा है, तभी आप उसके ऊपर वर्क कर पाएँगे अपने लिए। बिल्कुल मैम। अच्छा लगता है 2030 तक जैसे आज तक अभी कितने स्कूल में काफ़ी परिवर्तन हुआ है, तो लगता है 2030 में क्या बदलाव हो जाएगा और स्कूल कितना बदल जाएँगे मैम? कैसे बदल जाएँगे? क्या-क्या बदलाव देखने वाले हैं 2030 में? देखिए, 2030 में अगर बदलाव की हम उम्मीद करें तो जितने स्कूल हैं, क्योंकि अभी तक तो काफ़ी तो बंद भी हो चुके हैं, क्योंकि वो रेस से बाहर होते जा रहे हैं। अब रेस के अंदर कितने स्कूल रहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ बच्चे को जो सर्वांगीण विकास करेगा, बच्चे को भाषा के साथ-साथ उसको एक अच्छा इंसान, एक अच्छा नागरिक बनाने की जो कोशिश करेगा स्कूल, और वो भी हर तरीके से उसको इक्विप्ड करते हुए, जी। चाहे डांस में हो, चाहे म्यूज़िक में हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, अगर जो वो बच्चा अपने आप को सँभाल कर वो बच्चे को पूरी तरह से ऐसा विकसित करें कि अगले समय जब वो हमारे समाज में आ रहा है, उसका एक हिस्सा बन रहा है, तो उसमें वो अपना क्या देनदार क्या बनेगा, क्या देगा, अपने समाज को क्या दे के जाएगा, वो क्वालिटी वाले स्कूल ज़्यादा अपने हम लोग को देखने को मिलेंगे। जी। अच्छा मैम क्या लगता है कि आने वाले समय में जो टीचर्स हैं, जैसे नौकरी है जो आपकी या जो टीचर्स की नौकरी, क्या लगता है खतरे में आने वाली है? क्योंकि एआई से मैंने सुना है कि अब एआई से भी भाई एआई स्कूल कॉलेजों में जगह ले सकता है, जैसे बड़े-बड़े यूनिवर्सिटियों में ले रहे हैं। आप ये बताइए, एआई के आजकल एंकर्स भी आ गए हैं, जी, आ तो गए। क्या बाकी एंकर्स हट गए? नहीं, काम आसान हो गया है। काम आसान हुआ हाँ। ना? लेकिन उस जगह पर उस आदमी को लेकिन कमांड जो देने के लिए जहाँ मान लीजिए 2 आदमी लगते थे, अब 1 ही आदमी काम कर रहा है। वो बात ठीक है, जी। कमांड में आप एक आदमी काम कर रहा है, हाँ। लेकिन जहाँ सर्वांगीण विकास के बच्चों की बात होती है, जी। वहाँ एआई आप थोड़ा बहुत यूज़ कर पाएँगे।
कंप्लीट नहीं, क्योंकि उसको इमोशन समझने हैं बच्चों के। टीचर इमोशन समझ के, बच्चों का मूड समझ के कार्य करता है कि हाँ, आज बच्चे का मूड नहीं है पढ़ने का, लेकिन टीचर को पढ़ाना है तो वो उसको कार्यशैली को चेंज करके पढ़ाएगा। लेकिन क्या एआई कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। अच्छा मैम, आपके हिसाब से भविष्य का परफेक्ट स्कूल कैसा होगा? एक स्कूल में एक बच्चे के लिए क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, एक स्कूल में बच्चे के लिए सबसे पहले एज़ अ पेरेंट्स अगर मैं बात करूँ, हुँ। अगर मैं अपने बच्चे के एडमिशन टाइम में मैं सोचती थी मैं कैसा स्कूल ढूँढूँ, जी। तो सबसे पहले मैंने उस विद्यालय के आकार को देखा कि ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा भी नहीं है, हुँ। ठीक है, पर्सनल केयर मिल रही है हुँ। और ज़्यादा नेम फेम में मैं कभी नहीं गई। लेकिन ये मैंने पाया कि जो मेरे बच्चे को सहूलियत, एक सिक्योर एरिया, एक सिक्योरिटी, एक सेफ्टी के साथ और जहाँ प्यार मोहब्बत से बच्चे को सिखाया जा रहा है, मैं वहाँ बच्चे का एडमिशन लूँ। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आज भी पेरेंट्स वही चीज़ ढूँढते हैं कि जिस विद्यालय में उसके बच्चे को, क्योंकि अपने जिगर का टुकड़ा पेरेंट्स जो है स्कूल वालों को देता है कि मेरे बच्चे को आप सँभालिए, बिल्कुल। और जिस बच्चे को वो 10 मिनट तक अनदेखा अपनी आँखों से ओझल नहीं होने देते, 4-5 उसको घंटे। 4-5 घंटे तक जाना पड़ता है, तो आप सोचिए कि उस पेरेंट्स के दिल पे क्या बीतती है। तो वो अपनी सबसे पहले बच्चे की, कहता है पढ़े ना पढ़े सिक्योर होना चाहिए, बिल्कुल। सेफ होना चाहिए, एन्जॉय करना चाहिए और अगले दिन खुशी से स्कूल आना चाहिए। हाँ, प्रेशर ना हो प्रेशर ना हो, कि नहीं जाएँगे आज स्कूल, बिल्कुल, डर ना हो। डर ना हो। लेकिन उसमें भी सबसे बड़ी चीज़ आज के टाइम में मैं पेरेंट्स को ये कहूँगी कि आप, अब जैसे होता है ना, बच्चों को जब स्कूल जाने का टाइम आता है, बच्चे ने कोई शरारत की घर में, तो पेरेंट्स कहते हैं कोई बात नहीं, अभी स्कूल जाओगे तुम्हारे टीचर तुमको सही कर देंगे। हुँ। तो उनके दिमाग में पहले ही माहौल बन जाता है कि टीचर एक विलेन है, हाँ। तो वो घबराते हैं। और बट वो उसके बजाय उनको ये कहना चाहिए कि आप स्कूल जाओगे, आप अच्छी बात करोगे तो टीचर आपको प्यार करेगी, आपके साथ खेलेगी। तो जो पॉजिटिव में आप बताओगे, नरेट करोगे, वो बच्चे के लिए माहौल बनाएंगे। तो अच्छा मैम, कभी ऐसा भी लगा कि सब कुछ छोड़कर कुछ और करना चाहिए? कोई समय ऐसा आया? देखिए, मैं अपने जीवन की आपको एक हकीकत बताती हूँ। जी। जब मैं छोटी थी तो मैं उस एज को भी अपनी बहुत अच्छे से मैंने एंजॉय किया, खूब खेला, खूब मस्ती करी, खूब शैतानियाँ करी। कॉलेज लाइफ में आई, खूब पढ़े, सब कुछ किया, और जब टीचिंग लाइन में आए तो अपने बच्चों से प्यार किया, उनको पढ़ाया। हुँ। ठीक, आज के टाइम में मैं प्रिंसिपल हूँ, तो आज भी मैं अपने जॉब को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ। ऐसा नहीं है मेरी कोई हॉबी नहीं है, मेरी बहुत सी हॉबी हैं। मैं सब कुछ करती हूँ और अपना स्कूल भी सँभालती हूँ। तो ये मेरे पे डिपेंड करता है, एक पर्सन पे डिपेंड करता है कि जो भी चीज़ हम कर रहे हैं वो बड़ी अच्छी है, और सही बात बताऊँ, मुझे बहुत सुकून है जो मैं कर रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा लोग मैम, स्कूल में मैंने सुना है कुछ कि जो स्कूल के छात्र हैं, जो और आपकी सहयोगियाँ हैं, जो शिक्षिकाएँ हैं, वो कहते हैं कि मैम बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग के साथ क्या कमज़ोरी है, जो लगता है कि ये मेरी कमज़ोरी है? हाँ, कह सकते हैं आप कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, क्योंकि मेरे टीचर्स मुझे क्यों कहते हैं, क्योंकि मैं ऑलवेज़ पॉज़िटिव रहती हूँ। अगर कहीं कुछ गलत हो भी होता है, हुँ। हो रहा है या हो चुका है, मैं उसमें भी पॉज़िटिव निकालती हूँ। और ये मेरी कमज़ोरी भी है, आप कह सकते हो, और मेरी स्ट्रेंथ भी है। मैम कुछ सवाल होंगे जो रैपिड फायर टाइप के होंगे, ओके, ओके। तो 4-5 सवाल हैं। कि स्ट्रिक्ट टीचर या कूल टीचर? कूल होने के साथ-साथ थोड़ा-सा नियमों के ऊपर बंधा हुआ टीचर। मार्क्स या स्किल? ऑब्वियसली स्किल्स। पेरेंट्स वर्सेस टीचर, कौन ज़्यादा ज़िम्मेदार? आज के टाइम में अगर हम बात करें बच्चों को लाने के लिए, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स ज़्यादा ज़िम्मेदार है। ऑनलाइन क्लासेस वर्सेस रियल क्लासेस? रियल। डिसिप्लिन वर्सेस फ्रीडम? फ्रीडम, बट पर्सनल डिसिप्लिन होना चाहिए पर्सन। मतलब कुल मिला के डिसिप्लिन। नहीं, कुल मिला के नहीं। फ्रीडम है, लेकिन हम अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हुए भी फ्री रहते हैं। कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस बात का बिल्कुल। भी। अच्छा, अगर आपको आज देश की शिक्षा व्यवस्था बदलने का मैम मौका मिले या पावर मिल जाए, तो सबसे पहले क्या बंद करेंगी और क्या शुरू करेंगी? देखिए, बंद करने के लिए
ऐसा कुछ नहीं है कि बंद कर दिया जाए। जी जैसा मैंने कहा, मैं पॉजिटिव हूँ। मैं ये कहती हूँ, कुछ भी कारण हो, अगर कोई शिक्षा व्यवस्था के अनुसार कोई स्कूल भी बंद करने जा रहा है, तो पहले ये सोचे कि इसको बंद करने के बजाय क्यों ना सुधार करके चलाया जाए। और हर किसी चीज़ में सुधार की उम्मीद होती है, सुधार की गुंजाइश होती है। तो शिक्षा व्यवस्था भी ऐसी चीज़ है कि हम उसको सुधार के रूप में चलाएं, ताकि हमारे बच्चों को उनका बेस्ट शिक्षक मिले और उनकी अच्छी शिक्षा के बाद वो अपना भविष्य बेहतर बनाएं। आज के जो स्कूल है मैम, वो बच्चों को सफल बना रहे हैं या सिर्फ नंबर लाने की मशीन बना रहे हैं? ये तो सोच पे डिपेंड करता है। आपको क्या लगता है एज अ टीचर? देखिए, एज अ टीचर अगर हम कट ऑफ लिस्ट हर जगह दे देंगे बच्चों को, हम्म, तो वो बच्चे उसी में घुट के रह जाएंगे। बिल्कुल। तो हमें नंबर के बजाय ये देखना चाहिए बच्चे का ज्ञान कहाँ तक पहुँचा। जी तो मेरे लिए तो नंबर मायने नहीं रखते। मैम, एज अ प्रिंसिपल, एज अ टीचर, कुछ मैसेज देना चाहेंगे अभिभावकों को, टीचर्स को या स्टूडेंट्स को? बिल्कुल, मैं सभी को एक यही मैसेज देना चाहूँगी। आज समाज में इतनी ज़्यादा घुटन हो रही है लोगों को एक दूसरे से, तो मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि सबके साथ वो व्यवहार मत करिए जो आपको अपने साथ पसंद नहीं है। ठीक मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे बात करने थैंक यू विक्रम, थैंक यू सो मच। के लिए। ये थी हमारे साथ खास मेहमान लखवीर जी, जो प्रिंसिपल के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने अपने सपने, अपने पिताजी के सपने को जिया और उसे आज सफल और साकार किया, और किस तरह से वो बच्चों के लिए उदाहरण बन रही है और उन सहयोगियों के लिए भी उदाहरण बन रही है, जो शिक्षक शिक्षिकाओं के रूप में उनके जीवन में कहीं ना कहीं एक हिस्सेदारी निभा रहे हैं और कहीं ना कहीं बच्चों को एक अहम शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। लखवीर चावला की जो जीवन यात्रा थी, वो शायद हर उस प्रिंसिपल, हर उस महिला प्रिंसिपल की है, जो कहीं ना कहीं अपने सपनों को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है, उसे परिवार का सहयोग मिलता है। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में पहला कदम रखा, तो जब वो अपने पिता से मिलने गई, जो खुद एक शिक्षक थे, एक टीचर थे, उन्होंने किस तरह से उनका स्वागत किया और कहीं ना कहीं आज भी वो अपने सपने को जी रही हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि आज अभिभावकों की जो कमियां हैं वो क्या है और किन चीज़ों में छात्र छात्राओं को सुधार की ज़रूरत है। आशा करते हैं हमारे पॉडकास्ट का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में अपनी अमूल्य राय ज़रूर दें, और कुछ भी सवाल आपको करने हो इस पॉडकास्ट से जुड़े तो कमेंट में ज़रूर पूछें। हम उसका प्रयास करेंगे कि हर संभव जवाब दें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलाएंगे अपने पॉडकास्ट में किसी दिलचस्प मेहमान को। नमस्कार।